साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। शाम को 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है, तो हम बात करते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसके साथ साथ यूजीसी नेट जून 2026 के लिए पेपर टू एजुकेशन की बात करते हैं। साथियों, इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए आप सभी और हमारे साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप हमें ठीक ठाक से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। साथियों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी को बता दें कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 में जिसका आयोजन होना है, उसके लिए अपनी संस्था द ऑफिसर एकेडमी आप सभी को बैचेस उपलब्ध करा रहा है। बेहतरीन व्यवस्थित बैचेस साथियों, विजय पथ बैच के अंतर्गत। साथियों, ये बैच जो है, इसके अंतर्गत अलग अलग विषयों की कक्षाएं हमारी उपलब्ध है। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आपका विषय है, हमारे पास जो उपलब्ध विषय, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन और उर्दू, ये सारे विषय हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन साथियों, आप सभी को एक बात और बता दें, अगर आप अगर आपका एजुकेशन है, तो पेपर टू एजुकेशन के लिए साथियों हमारे पास जो कक्षा उपलब्ध है, उसमें पेड कक्षाएं हमारी, यानी कि एप्लीकेशन की जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। अगर आप इसके विषय में विचार करें कि ये कक्षाएं कब से शुरू होंगी, तो हम आपको बता दें, ये कक्षाएं हमारी जो हैं, या 15 अप्रैल से पेड कक्षा हमारी ऐप पर शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप इस बैच को साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको बिल्कुल लाइव पढ़ाएंगे। अगर लाइव विषय वस्तु आपकी छूट जाएगी, तो उससे आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। साथियों, जो क्लास हम आपको पढ़ाएंगे लाइव, उसका बोर्ड पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, जिसे आसानी के साथ बाद में आप प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज बता दें, चैप्टर वाइज नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जिससे आपको परीक्षा में लाभ हो, विषय वस्तु आपके समझ में आए, वह हम आपको साथियों उपलब्ध कराएंगे। ये बैच हमारा 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आपको एक चीज बता दें कि साथियों, वैसे तो ये कोर्स 5100 रुपए का है, 5100 रुपए का है, लेकिन आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना हो। कूपन कोड क्या है साथियों, ध्यान दीजिए इस पर। वो कूपन कोड हमारा जो है, वो आपको बता देते हैं, रात को ही सर ने अनाउंस किया है। साथियों, कूपन कोड हमारा बीईटी, क्या है कूपन कोड, बीईटी 2026। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, यानी कि बेट 2026, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो, तो बेट 2026 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद साथियों, ये जो 5100 रुपए का जो शुल्क दिख रहा है, यह मात्र और मात्र आपके लिए 2300 रुपए का बचेगा साथियों। यानी कि 50% से भी कम पर आप इस बैच को साथियों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, यह आपका 2300 रुपए में साथियों इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, प्रश्न को देखिएगा और उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में हर्जबर्ग के अभिप्रेरणा प्रतिमान का प्रयोग करने का प्रयास करते समय, यानी कि हम एजुकेशन में क्या करना चाह रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वी आर ट्राइंग टू यूज द, एक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, हर्जबर्ग एक आपके मनोवैज्ञानिक है, इनका अभिप्रेरणा प्रतिमान का जो प्रयोग है, यह हम कैसे करेंगे, निम्नलिखित में से किसको अभिप्रेरक कारक कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं साथियों, जब बात करेंगे अभिप्रेरणा की बात करेंगे, तो अभिप्रेरणा का आशय होता है साथियों, अभिप्रेरणा के विषय में अगर बात किया जाए, तो अभिप्रेरणा का आशय होता है कि वह कोई शक्ति जिसके प्रभाव में हम कार्य को क्या करते हैं, कार्य को साथियों हम आरंभ करते हैं, कार्य को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, कार्य को हम लोग जारी रखते हैं, और न केवल जारी रखते हैं साथियों, बल्कि हम क्या करते हैं, हम लक्ष्य तक भी अपने ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं, लक्ष्य तक ले जाते हैं। साथियों, 3 बिंदु ध्यान रखिएगा, किसी कार्य को आरंभ करना, कार्य को जारी रखना और अपने लक्ष्य तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपसे अभिप्रेरणा के विषय में पूछा जाए ना, तो मैंने आपको बताया कि भाई अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, जारी रखना और लक्ष्य तक ले जाना। लेकिन कई बार अभिप्रेरणा के प्रकार पूछे जाते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिए, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, और दूसरी साथियों क्या कहलाती है, दूसरी आपकी बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जो स्वयं है ना, प्राणी जो है, इस प्राणी की स्वयं की विषय वस्तुओं के चलते, जैसे हमारी कोई जिज्ञासा है, हमारी कोई इच्छा है, हमें कुछ पसंद है, उसके चलते अगर हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, जारी रखते हैं, अपने लक्ष्य तक ले जाते हैं, तो यह आंतरिक प्रेरणा कहलाएगी। और वहीं पर अगर किसी अन्य के प्रभाव में, अन्य का मतलब दूसरे, किसी अन्य के प्रभाव में हम क्या करते हैं, किसी अन्य के प्रभाव में अगर हम कार्य को शुरू करते हैं, जारी रखते हैं और लक्ष्य तक ले जाते हैं,
तो साथियों बाह्य अप्रेरणा कहलाएगी। जैसे अगर आप अपनी स्वेच्छा से आपने पेपर 2 यानी कि विषय के तौर पे एजुकेशन को चुना है और अपनी स्वेच्छा से आपका स्वयं की आपकी रुचि है कि मैं बेट का एग्जाम पास करके मैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सेवा दूं, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करके हम राष्ट्रीय स्तर के किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सेवा दूं, तो ये आपकी अगर स्वतः की आपकी इच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी इस प्रकार की आपका एम है, तो यह आंतरिक प्रेरणा। लेकिन अगर आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा है और उसको देख करके आप ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह किसका हिस्सा कहलाएगा? यह आपकी बाह्य अभिप्रेरणा का कहलाएगी। जैसे कोई विद्यार्थी खुद से मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक में अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो साथियों यह उसकी आंतरिक प्रेरणा है। वहीं पर अगर पड़ोसी के बच्चे को देख करके और उसके माता पिता उसको इन्फोर्स करते कि नहीं तुम्हें भी बेहतर प्रयास करना चाहिए, और वह इस प्रकार का प्रयास करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वह बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। साथियों प्रेरणा के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसी में से आपका एक सिद्धांत आता है जिसके विषय में प्रश्न पूछा गया। साथियों बहुत सारे सिद्धांतों का मतलब है प्रेरणा के अंतर्गत हम लोग मैस्लो का सिद्धांत पढ़ते हैं, हम लोग जो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग कई सारे सिद्धांत प्रेरणा के हम पढ़ते हैं। तो एक सिद्धांत है हर्ज़बर्ग का। हर्ज़बर्ग का जो सिद्धांत है उसे हम क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, हर्ज़बर्ग के सिद्धांत को हम दोहरा कारक सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? दोहरा कारक सिद्धांत कहलाता है। अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत कहलाता है। जब दोहरा कारक सिद्धांत की बात करें, इसका मतलब कि दो विषय वस्तुओं, दो कारकों की बात की जाती है जिनके विषय में हर्ज़बर्ग ने उल्लेख किया था। हर्ज़बर्ग ने बताया कि जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो दो कारक आते हैं। इन्होंने अपने तरीके से प्रेरणा को वर्गीकृत किया और परिभाषित किया। इनका यह मानना था कि कार्यस्थल में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे हमें काम की संतुष्टि मिलती है, लेकिन अगर ये अनुपस्थित हो तो हमें क्या होता है? असंतोष पैदा हो जाता है। बात समझिए, जैसे जब आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में काम करते कुछ ऐसे फैक्टर हैं, अगर वो आपके इर्द गिर्द होते, आपके सराउंडिंग होते, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। वहीं अगर ये चीजें एब्सेंट हो जाती हैं तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो अनसेटिस्फैक्शन में बदल जाता है, यानी कि असंतोष उत्पन्न करता है। तो इनका कहना है कि जो कारक व्यक्ति को अपना जीवन बदलने के लिए प्रेरित करते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में मेरा सम्मान हो। हम हमेशा ये चाहते हैं। हर्ज़बर्ग का मानना है कि जब भी हम प्रयास करते हैं तो प्रयासों में हमारे यह भी शामिल होता है कि एज अ पर्सन जहां हम जाएं वहां पर हमारा सम्मान हो। अब मान लीजिए आप अपने मित्रों के बीच में जा रहे हैं, आप जो है 4 लोग आपके 4 असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए हैं, कॉलेज के टीचर बैठे हुए, वहां पे आप पहुंचे तो आप क्या चाहते हैं? ये तो नहीं चाहते कि आपके सम्मान में आपसे कोई बोले ना, या वो स्टैंडिंग पोजीशन आपको ना दे। मतलब ये सारी चीज तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है जिस लेवल पर वह होता है उस लेवल पर उसके अंदर ये इच्छा होती है कि हमें क्या मिले? सम्मान मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रश्न ये था कि शिक्षा में हर्ज़बर्ग के प्रेरणा प्रतिमान का प्रयोग करने का प्रयास करते समय निम्नलिखित में से किसको अभिप्रेरक माना जाएगा? अभिप्रेरक क्या होता है? तो अभिप्रेरक वह होता है जो प्राणी को गतिशील या क्रियाशील करता है। ध्यान रखिएगा, प्राणी को क्या करता है? कोई ऐसी विषय वस्तु जो किसी प्राणी को एक्टिव करता है। तो कह रहे हैं इन विकल्पों में से ये बताइए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके चलते प्राणी जो हो क्या हो जाएगा? वो एक्टिव हो जाएगा। तो एक कहना कि विद्यालय की कार्य परिस्थितियां, या फिर शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच उत्तम अंतरवैयक्तिक संबंध, विद्यार्थियों की क्षमता को मान्यता देना, या फिर विद्यालयों का उत्तम पर्यवेक्षण। क्या है बताइए? किसके चलते जो है, किसके चलते आप एक जो है आपको एक प्रकार की प्रेरणा मिल जाएगी, है ना? तो वह क्या हो जाएगा? यहां ध्यान दीजिए कि विद्यार्थियों की जो क्षमता है ना, इसको क्या करें? मान्यता अगर आप देते हैं तो यह एक अभिप्रेरक का काम करेगा, विद्यार्थियों को प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। भाई जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी आपके क्लास में हैं और अगर आप उनके प्रयासों को मान्यता नहीं देते, जैसा कि हर एक व्यक्ति चाहता है अपने लेवल पर, एज अ टीचर हम भी चाहते हैं कि आप हमारी टीचिंग को अप्रिशिएट करें, एज अ स्टूडेंट आप भी चाहते हैं कि आप अगर सही आंसर कर रहे हैं तो आपके आंसर को भी अप्रिशिएट किया जाए। मतलब जो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड में यही चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको मान्यता मिले, लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो एक स्टूडेंट अगर आपकी क्लास में है, आप उसके प्रयासों को, उसके एफर्ट्स को अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी पोटेंशियल को, उसको, उसकी कैपेसिटी को अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसको कहते नहीं आप अच्छा कर सकते हैं, आप में ये कैपेबिलिटीज है, तो ऑब्वियस सी बात है ही विल ट्राई हिज बेस्ट, वो अपना बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो हर एक विद्यार्थी यही चाहता है। तो हमेशा एज अ टीचर आप ये प्रयास करें कि जो विद्यार्थी आपके सामने है, अगर वो कुछ बेहतर करने का प्रयास करें तो आप उनकी इस प्रकार की चीजों को क्या कीजिए? बढ़ावा दीजिए, उनको आगे ले जाने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा था, इसका जो आंसर है
वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की क्षमता को मान्यता दो। अब अगर हम विद्यार्थियों की क्षमता को मान्यता देंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी जो वो अभिप्रेरित होंगे, कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि बेहतर परिणाम की ओर भी जाएंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है युंग के संदर्भ में प्रश्न कह रहा है कि युंग के संदर्भ में विन्यास में मन का वो हिस्सा जो मनुष्य के विगत अनुभव से बनता है उसे क्या कहते हैं। साथियों ये कार्ल युंग के विषय में बात कर रहा है। किसके विषय में बात कर रहा है साथियों? कार्ल युंग के विषय में बात कर रहा है। कार्ल युंग का जो संबंध है ना, ये जो फ्राइड के विषय में हम लोग पढ़ते हैं ना, फ्राइड को जानते हैं आप? फ्राइड को, सिगमंड फ्राइड ने एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया था, या एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रतिपादक के तौर पे वो जाने जाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रतिपादक के तौर पे सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, उसको हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक संप्रदाय है जिसे हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, हाँ, ठीक भाई, इनका कोड हमें भेज दें क्लास पढ़ाई पर, पढ़ाई फिर हम करेंगे। इनका कोडवा हमें भेज दीजिए या नंबर भेज दीजिए, हम भेज दीजिए, हम क्लास की बात करेंगे। तो असमझते हैं इस बात को। एक मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड। कौन हुए? एक मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड, एक मनोवैज्ञानिक हुए। आप लोग जानते होंगे इनके विषय में, सुना होगा, कम से कम सुना तो होगा ही। सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो सिगमंड फ्राइड जो रहने वाले थे ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के? ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है उसका प्रतिपादन किया। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय कहते हैं। समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सा संप्रदाय? इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का प्रतिपादन किया। है क्या मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय? साथियों अगर हम मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के विषय में बात करें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे निकलता है, मन का विश्लेषण। क्या? मन का विश्लेषण। मन का विश्लेषण कैसे किया? सिगमंड फ्राइड ने क्या किया कि पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया, ध्यान रखिए, इन्होंने पानी में तैरते हुए, पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण। कैसे उदाहरण दिया? अब जैसे थ्योरी वाली क्लास में हम लोग आएंगे ना, तो हम आपको इनका जो आइसबर्ग थ्योरी जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो वो हम आपको इमेज भी और लगा करके प्रॉपर बताएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। पर यहां भी समझिएगा, इन्होंने क्या क्या कहा। जैसे देखो, ये पानी है, किसी पात्र में, किसी बर्तन में पानी है। इन्होंने कहा हम पानी में जब कोई बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो आप देखेंगे पानी में बर्फ का टुकड़ा जो है ना, लगभग लगभग 90% तक क्या हो जाता है, डूब जाता है। लगभग 90% भाग जो पानी में डूब जाता है, और शेष जो है वो 10% भाग जो है वह ऊपर तैरता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। फ्राइड कहते हैं ये जो भाग पानी में डूबा हुआ है ना, ये जो भाग पानी में आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये व्यक्ति का अनकॉन्सियस माइंड है। ये व्यक्ति का क्या है? ये व्यक्ति का अनकॉन्सियस माइंड है। ठीक है, ये व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड है। और ये ऊपर जो तैरता हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड है। जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है? ये कॉन्शियस माइंड है। और ये जो आप पानी के साथ देख रहे हैं ना, इसको आप प्री कॉन्शियस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आप प्री कॉन्शियस, या इसको आप सेमी कॉन्शियस, या इसको सब कॉन्शियस कहा जाता है। मतलब जब पानी में इन्होंने बर्फ के टुकड़े को डाला ना, तो उसको उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बोला कि जो पानी में नीचे आपको दिख रहा है डूबा हुआ हिस्सा है, ये व्यक्ति का क्या? ये व्यक्ति का अचेतन मन है। ये क्या है? ये अचेतन मन है। ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है? इसका चेतन मन है। और ये जो मिड पे दिख रहा है ना, ये इसका अर्ध चेतन है। क्या है? ये इसका अर्ध चेतन मन है। लेकिन इन्होंने कहा देखो सबसे इफेक्टिव क्या है? इन्होंने कहा इफेक्टिव तो वो दिख रहा है जो ऊपर है, ये व्यक्ति का सबसे प्रभावशाली दिख रहा है। पर ये जो प्रभावशाली आपको दिख रहा है ना, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड यानी कि ये जो 10% का हिस्सा है, आखिर 10% का हिस्सा किससे गवर्न होता है? तो उन्होंने कहा देखो ये 10% का हिस्सा उसी तरफ जाएगा जिधर ये 90% पार्ट जाएगा। यानी कि ये बर्फ के टुकड़े का 90% भाग पानी में जिस दिशा में गति करेगा ना, उसी दिशा में ये 10% भी न चाहते हुए भी गति करेगा। जस्ट लाइक कि ऐसे समझिए, मैं कह दूं कि कोई एक पिताजी हैं, इन पिताजी के क्या है, मान लीजिए इन पिताजी के 3 संतान हैं। ठीक है, एक बड़ा वाला बेटा जिसको आपने एक कहा, बड़ा वाला बेटा, बी वाले को मिड का बेटा है, और सी वाला सबसे छोटा है। इन्होंने कहा देखो क्या है ना कि सी वाला जो ना ये सबसे चालाक है,
ये क्या है, सबसे चालाक है, ये सबसे क्या है, बुद्धिमान है। पर समस्या की बात है, चालाक बुद्धिमान तो है पर इसके पास कोई अधिकार नहीं है, इसके पास कोई अधिकार नहीं है। जब इसके पास कोई राइट्स नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा ये जो ए वाला आप दिख रहा है ना, ये क्या, ये पागल है। मतलब पागल क्या कहते हैं कि मानसिक रूप से मंद है। ये क्या है, मानसिक रूप से मंद है। क्योंकि यह बड़ी संतान है तो इसका जो निर्णय होगा, भाई निर्णय कौन लेगा, बड़ी संतान। तो उन्होंने कहा ये मानसिक रूप से मंद है, लेकिन यह जो निर्णय लेगा इसी निर्णय के अकॉर्डिंग इनकी छोटी संतान को भी क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने अपना जो है पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देकर के बताया कि ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा है, ये अनकॉन्शियस माइंड है, और जो ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है 10%, ये व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड है। लेकिन व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड भी किससे गवर्न होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड से, यानी कि हमारे अचेतन मन में जो विषय वस्तु संग्रहित होती ना, उसी के अकॉर्डिंग हम करंट सिनेरियो में, वर्तमान समय में क्या करते हैं, हम व्यवहार करते हैं। ये तो इनका बेसिक था। अब इनका जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना, इसी में आगे चल करके एडलर महोदय जुड़ जाते हैं, एडलर और युंग महोदय। ये सब क्या होते हैं, एडलर और युंग जो हैं, ये फ्राइड के इसी सिद्धांत में जुड़ जाते हैं, या यूं कह ले इनका जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसी को और आगे बढ़ाने का काम युंग महोदय करते हैं। युंग के विषय में एक और बात बताई जाती है, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और बताया कि व्यक्तित्व कुल मिलाकर 3 प्रकार का होता है। तो याद, युंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। एक आपका इंट्रोवर्ट होता है, क्या होता है, इंट्रोवर्ट। एक आपका एक्सट्रोवर्ट होता है और एक आपका क्या होता है, एम्बीवर्ट होता है। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात किसके द्वारा की गई है, तो यह भी कार्ल युंग के द्वारा की गई। अब प्रश्न यह है कि युंग के संदर्भ विन्यास में मन का वह हिस्सा जो मनुष्य के विगत अनुभवों से बनता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उससे जो पार्ट बनता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप व्यक्तिगत अचेतना कहेंगे, या सामाजिक अचेतना कहेंगे, सामूहिक अचेतना कहेंगे, या फिर एकात्मक अचेतना कहेंगे। बताइए कि युंग के अनुसार वह पार्ट मनुष्य के मेमोरी का जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से बनता है, आखिर आप उसे क्या कहेंगे। तो युंग के विषय में मैंने आपको बताया कि सब ये क्या, फ्राइड की थ्योरी को इन्होंने फॉलो किया, और फ्राइड की थ्योरी को फॉलो किया तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा, क्योंकि वह आपको समाज के अनुभव से मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है, तो समाज के अनुभव से जब आपको मिल रहा है तो वह आपका क्या पार्ट कहलाएगा, वह आपका सामूहिक अचेतना का पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सामूहिक अचेतना का पार्ट कहलाएगा। अब ये जो हम लोग फ्राइड के विषय में भी आपको बता रहे थे, तो फ्राइड ने ये जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इसको आगे बढ़ाया किसने, युंग ने। जब इसको आगे बढ़ाया तो इसमें इन्होंने नई नई अवधारणाएं जोड़ दी। क्या नई अवधारणाएं जोड़ दी, इन्होंने कहा अहम तथा स्व भी कार्य करता है, अहम तथा स्व। हालांकि अहम का जो उल्लेख है ये फ्राइड में भी आता है, इड ईगो सुपर ईगो की बात वहां भी आती है, लेकिन उनका अहम के साथ साथ स्व भी आता है। और क्या आता है, इनका एक व्यक्तिगत अचेतन का फैक्टर कार्य करता है। क्या कार्य करता है, एक व्यक्तिगत अचेतन का पहलू होता है, यह भी कार्य करता है हमारे व्यक्तित्व में। दूसरा इनका दूसरा हिस्सा होता है सामूहिक अचेतन होता है। क्या होता है, दूसरा होता है सामूहिक अचेतन होता है, जिसके विषय में क्वेश्चन में पूछा गया था। एक पार्ट इन्होंने कहा कि मुखौटा या अंतःवर भी काम करता है। क्या करता है, मुखौटा या अंतःवर भी काम करता है। मुखौटा का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जहन में और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन सामने से आपको दिखाई कुछ और पड़ता है। अगर इस प्रकार की चीजें होती तो इसी को ही क्या कहते हैं, मुखौटा या अंतःवर कहते हैं, कि भाई इसके दिमाग में तो कुछ और है लेकिन सामने से कुछ और दिखा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कि आपको देख करके खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके जहन में बहुत कुछ होता है आपको लेकर के, लेकिन सामने से आप मिल जाएंगे तो वो आपसे कोई दुश्मनी नहीं करते हैं, आपसे बुरा नहीं बोलते, बहुत अच्छे से मिलते हैं। जैसे कहते हैं मन में आन बगल में छुरी ना, इस प्रकार के लोग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये युंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार ये सामूहिक अचेतन का भाग हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने पूर्व के अनुभवों के साथ नई विषय वस्तु को क्या कर लेते हैं, तैयार करते हैं, तो वह आपका सामूहिक अचेतन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित वृद्धि की वृद्धि नहीं बल्कि यहाँ बुद्धि होना चाहिए था, है ना। गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन इन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल गिवन बाय गिलफोर्ड, है ना। तो बुद्धि का जो मॉडल दिया गया, संरचना मॉडल दिया किसके द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। थोड़ा सा इसके विषय में विस्तार समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है,
संक्रियाएं नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, उत्पाद नहीं है, या फिर आपका विषय वस्तु नहीं है ना, ये समझना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। आइए समझते हैं गिलफोर्ड महोदय क्या कहते हैं। तो देखिए जेपी गिलफोर्ड के विषय में बात किया जाए तो इनका पूरा नाम जेपी गिलफोर्ड है। इनका संबंध कहां से था? तो जेपी गिलफोर्ड का जो संबंध था वो इंग्लैंड से था। कहां से था? इंग्लैंड से था। ये किस लिए जाने जाते हैं? तो भाई इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बुद्धि का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या किया था? इन्होंने बुद्धि का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो जब इन्होंने बुद्धि का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया तो इसको कुछ लोग बोलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसको त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत बोलते हैं। इनका मतलब ये था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी है ना, जो बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत, इसकी जो संरचना है, वह संरचना किस प्रकार से, तो उन्होंने कहा कि वह आयाम डायमेंशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डायमेंशन या आयाम पर आधारित। जैसे हम कहते हैं कि कोई छत बनी है, कोई मकान है, तो वो जो मकान बना हुआ वो कुछ पिलर्स पर, कुछ मतलब मजबूत आधारों पर टिका होगा। तो वैसे ये कहते हैं जो एक हमारा बुद्धि का जो संरचना है ना, ये 3 आयामों या 3 विमाओं पर आधारित है। अब समझना ये कि 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं। तो इनका जो 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं, इसमें से एक आपका विषय वस्तु है। एक क्या है? एक आपका विषय वस्तु है। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा डायमेंशन आपका संक्रिया है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका संक्रिया है। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो तीसरा डायमेंशन है वह आपका उत्पाद कहलाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआती दिनों में जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि देयर आर 120 फैक्टर्स इन स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का जो ये संरचना मॉडल है ना, इन्होंने कहा इसमें कुल मिलाकर के 120 कारक हैं। कितने कारक हैं? 120 कारक है। और ये 1950 ईस्वी के आसपास की बात थी जब इन्होंने बताया कि बुद्धि में कुल मिलाकर 150 कारक है। तो लोगों ने पूछा कि बताओ कैसे 150 कारक है? तो उन्होंने कहा जरा समझो कि विषय वस्तुएं कितनी प्रकार की। इनका विषय वस्तुएं 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। संक्रियाएं कितने प्रकार की? तो उन्होंने कहा 5 प्रकार की। और उत्पाद कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। इन्होंने कहा विषय वस्तु 4 प्रकार की, संक्रिया 5 प्रकार की, उत्पाद 6 प्रकार के। जब ये सभी आपस में मिल जाते हैं तो कितना बना लेते हैं? 120 कारक बना लेते हैं। कितने कारक बना लेते हैं? 120 कारक। कैसे? इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करेंगे 5 में तो 20 होगा, और 20 का गुणा फिर 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग में यही बताया। बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया, फिर बताया रिवाइज करके 150 कारक हैं। और 1987 में एक बार और रिवाइज हुई इनकी थ्योरी, तब बताया गया कि 180 कारक है। पर ये बनता कैसे? 120 भी कारक कैसे हैं? तो विषय वस्तु कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। ठीक है, विषय वस्तु 4 प्रकार की। संक्रियाएं कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उत्पाद कितने प्रकार के? तो इनका उत्पाद 6 प्रकार के। समझते हैं? इन्होंने कहा कि जो विषय वस्तु, इसका मतलब है कि भाई आपको अपने आस पड़ोस से इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा हमें अपने आस पास पड़ोस से हमारे जो ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स है ना, वो क्या कहते हैं? 4 प्रकार से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, या हमारे आसपास 4 प्रकार की विषय वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से हमें सूचना मिलती है। जब 4 तरह से सूचना मिलती है तो हम उस पर 5 तरह के ऑपरेशंस करते हैं, 5 प्रकार की संक्रिया करते हैं, और फिर हमें फाइनली जाकर के 6 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। तो सबसे पहले विषय वस्तुओं की बात कर लें तो उन्होंने कहा एक आपका सांकेतिक होगा, सांकेतिक विषय वस्तु होगा। सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और आकृतिक। समझ रहे हैं? इन्होंने कहा कि 4 प्रकार सूचना, या तो संकेत के रूप में आपको कोई सूचना मिलेगी, या फिर शब्दों के रूप में आपको कोई सूचना मिलेगी, या फिर व्यवहार देख करके आप सूचना प्राप्त करेंगे, या फिर आप कोई आकृति देख करके सूचना प्राप्त करेंगे। ये 4 इन्होंने विषय वस्तु बताई। जब बात आई संक्रियाओं की तो इन्होंने कहा सबसे पहले क्या आएगा? आप इन सूचनाओं को संज्ञान में लेते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले वो सूचना है, वो विषय वस्तु आपके संज्ञान में आता है, जानकारी में आता है। तो संज्ञान के बाद उसे आप कहां लेते हैं? उसे आप रिकॉल में लेते हैं, स्मरण में लेते हैं। स्मरण में लेने के बाद आपको जिस रूप में सूचना मिली ना, उसी प्रकार से आप उस सूचना के विषय में पहले सोचते हैं, तो वह आपका कहलाता है परंपरागत चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह आपका परंपरागत चिंतन कहलाता है। कहते हैं जिस रूप में सूचना मिली थी आपने उसके विषय में वैसे ही सोचा, लेकिन कुछ देर बाद या एकाध और थोड़ा समय बिताने के बाद आप उस सूचना के विषय में नए प्रकार से सोचते हैं, वह आपका कहलाता है गैर परंपरागत चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह आपका गैर परंपरागत चिंतन कहलाता है।
और इसके बाद आप कहां पहुंचते हैं, इसके बाद आप पहुंचते हैं मूल्यांकन पे पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, मूल्यांकन। कहते हैं जब आपने ये 5 प्रकार की संक्रियाएं कर ली तो जाहिर सी बात है कि आपने आटा पानी इन सबको मिला करके जब आपने तवे पर चढ़ाया आटे को तो पता चला कि वो रोटी पक गई। तो वैसे इन्होंने कहा कि आपने विषय वस्तु लिया, विषय वस्तुओं के साथ आपने संक्रिया की और अब आपको क्या मिलेंगे, उत्पाद। उत्पाद में क्या होगा तो बताया 6 प्रकार का। क्या क्या, सबसे पहले उत्पादों की इकाइयां आपको प्राप्त होंगी। उत्पादों की इकाइयां, इकाइयों के वर्ग, वर्गों के संबंध, संबंधों की प्रणाली, फिर आपका प्रत्यावर्तन और अंत में आपका निहितार्थ यानी कि इंप्लीकेशन। अब समझ में आई ये बात। तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ध्यान रखिएगा ये जो परंपरागत और गैर परंपरागत आपको दिख रहा है ना, इसी को आगे चलकर चिंतन के प्रकार के तौर पर डिफाइन किया गया। कैसे किया गया, चिंतन के प्रकार के तौर पर। जो परंपरागत वाला है इसी को कन्वर्जेंट कहा गया, यानी कि अभिसारी चिंतन कहा गया, अभिसारी कहा गया। और जो गैर परंपरागत इसी को डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी चिंतन कहा गया। क्या कहा गया, इसी को अपसारी चिंतन कहा गया। तो अभिसारी और अपसारी का कॉन्सेप्ट भी किसके द्वारा दिया गया, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। बाद में इसी थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। तो फिर 150 कारक और बाद में फिर 180 कारक निकल करके आए। अब इसके आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर करना। प्रश्न ये था कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है, बताओ जरा। अब तो उत्तर कर ले जाओगे। उसमें संक्रियाएं हैं, प्रक्रिया है, उत्पाद है, विषय वस्तु है। तो आप कहेंगे साहब क्या है, उसमें विषय वस्तु है, फिर आपका संक्रिया है और फिर उत्पाद है। विषय वस्तु है, संक्रिया है और उत्पाद है, कोई प्रक्रिया नहीं है। क्या, प्रक्रिया जैसा कोई कारक इनके द्वारा नहीं बताया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और प्रश्न के विषय में देखेंगे। एक और प्रश्न के विषय में देखिए, प्रश्न है कि उन कथनों को चिन्हित कीजिए जो आभ्यंतरिक नियंत्रण की संस्थिति से जुड़े व्यवहार की विशेषताओं को दर्शाते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। Identify those statements which indicate the characteristics of behavior associated with internal locus of control. Choose the correct answer from the code given below. पहला कह रहा है कि मैं महसूस करता हूं किसी परीक्षा में मोर प्राप्त अंक मेरी योग्यता के अनुकूल हैं। दूसरा कह रहा है मैंने अपनी क्षमताओं की वजह से ये नौकरी पाई है। तीसरा कह मेरे ग्रेड शिक्षक के पक्षपात को दर्शाते हैं। मैं अपने भाग्य का निर्माता, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। मेरे जीवन की घटनाएं ईश्वरीय शक्ति द्वारा प्रभावित होती हैं। आपको ऐसी विषय वस्तु बताना है इन विकल्पों में से चुन करके जो आभ्यंतरिक नियंत्रण की संस्थिति से जुड़ा व्यवहार हो। आभ्यंतरिक नियंत्रण की संस्थिति से जुड़ा हुआ व्यवहार है, आपको वह एक्सप्लेन करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन ऐसा है जो आभ्यंतरिक नियंत्रण की स्थिति से निकल कर आता है। अब ये लोकस ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, क्या, लोकस ऑफ कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, मतलब इसके विषय में ज्यादा ना तो लोग जानते हैं और ना लोग जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ पर्संस के लाइफ से जुड़ा होता है। बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके विषय में जानते भी नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कि अगर हम ये समझ जाए कि जिसको हम कहते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये है क्या, तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो इसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है या तो बूस्टअप हो जाता है या फिर लो हो जाता है। मतलब या तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है या फिर आत्मविश्वास घट जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम आप कई लोगों को आपने देखा होगा जिनकी जिंदगी में होने वाले बहुत सारे इंसिडेंट, जैसे मान लीजिए कि उनका नंबर अच्छा आ जाए एग्जाम में या फेल हो जाए या अच्छा नौकरी मिल जाए, तो ये उनका ये मानना होता है ये दैट इज द पार्ट ऑफ हिज गुड फेट, उनकी अच्छी किस्मत का परिणाम है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लोग सफल होते हैं बेहतर प्रकार से तो कहते हैं नहीं ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट है। दोनों पार्ट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जब वो सफल होते हैं तो कहते नहीं ये तो ईश्वर की कृपा है, ये मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे भाग्य में इस प्रकार की चीजों को प्राप्त करना था। तो एक तो ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट ये होता है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं यार ये ना क्या है कि मैंने अपनी मेहनत के बल पे इसको क्या किया, अचीव किया, इसको गेन किया है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि किस्मत की देन है और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग फेथ होता है। तो जब अलग अलग लोगों को अलग अलग फेथ होता है ना, इसी को लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। क्या, लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका एक व्यक्ति के जीवन में।
बहुत सारे लोग अपनी सफलता का श्रेय जो है वो अपनी अच्छी किस्मत को, ईश्वर को, भाग्य को, माता पिता के कर्मों को देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं कि नहीं, मैंने इसको मेहनत से अर्जित किया है। तो यही आपका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, जो बहुत सारे लोगों के कॉन्फिडेंस के बढ़ने और कॉन्फिडेंस घटने के बीच की कड़ी के तौर पे या एक मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। अब मोस्ट ऑफ रिसर्च जो है ना, उसमें इस चीज को पाया गया कि जिसके अंदर लोकस ऑफ कंट्रोल जितना अधिक होता है, वो चिंता और डिप्रेशन का शिकार कम होते हैं। चिंता और डिप्रेशन का शिकार कम होते हैं। मतलब अब इसका एग्जाम्पल क्या है, यही आपको ढूंढना था। इसका एग्जाम्पल ये कि मैं महसूस करता हूं कि किसी परीक्षा में मेरे प्राप्त अंक मेरी योग्यता के अनुकूल है। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि मैंने अपनी क्षमताओं की वजह से नौकरी पाई है, मैं महसूस करता हूं किसी परीक्षा में प्राप्त मेरे जो अंक हैं वो मेरी योग्यता के अनुकूल हैं। ये क्या, यही आपका लोकस ऑफ कंट्रोल का पार्ट है कि मैं महसूस करता हूं कि किसी परीक्षा में प्राप्त मेरे जो अंक हैं वो क्या है, वो मेरी योग्यता के अनुकूल है। कह रहा है कि मेरे ग्रेड शिक्षक के पक्षपात को दर्शाते नहीं, ये आप लोगों का सब कंट्रोल का पार्ट नहीं है। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपने भाग्य का खुद निर्माता हूं। फिर कह रहा है कि मेरे जीवन की घटनाएं ईश्वरीय शक्ति द्वारा प्रभावित होती नहीं, ये तो लोकस ऑफ कंट्रोल, ये क्या करेगा, ये कम कर रहा है, यानी कि यह आप में आत्मविश्वास को कम करेगा। ये क्या करेगा, यह आपके में आत्मविश्वास को कम करेगा। फिर जिसके पास क्षमता है वो चयनित होगा, वन हु हैज द पोटेंशियल विल गेट सिलेक्टेड, है ना, जिसके पास क्षमता वो क्या होगा, वो चयनित होगा। दैट्स द राइट ऑप्शन, ये सबसे बेहतर विकल्प है। तो इसका मतलब है कि एक वाले को हमें चुनना था और चौथे को चुनना था, 1, 4 और किसको चुनना था, और यहां पर 6, 1, 4, 6 को जब चुनेंगे तो सही उत्तर ए ऑप्शन यहां पर बन जाएगा। सो आई होप कि आपने लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अगर हाँ तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि यस सर, हमने लोकस ऑफ कंट्रोल के विषय में समझ लिया है, या यूं कहिए कि हम लोकस ऑफ कंट्रोल के विषय बेहतर प्रकार से समझ पा रहे हैं। बताइए, लोकस ऑफ कंट्रोल ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, जो आपके अंदर क्या करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है और आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने अपनी क्षमताओं के अनुसार इन चीजों को मैंने प्राप्त किया है। एक बार याद दिला दूं आप सभी को कि बैट 2026 के लिए हमारे पास जो उपलब्ध बैच है उसका नाम है विजय पथ बैच। क्या नाम है, विजय पथ बैच है। हमारे पास उपलब्ध विषयों में इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, संस्कृत एजुकेशन और उर्दू है। साथियों यहाँ पर इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर लाइव क्लासेस छूट जाएंगे तो यह आपका जो है बाद में इसको आप रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। साथियों इसमें हम आपको बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स आपको देंगे। और साथियों ये कुल मिलाकर है तो 5100 रुपए का बैच, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे कम शुल्क में आपको मिल जाएगा। पेपर 2 आप एजुकेशन देख रहे इस समय, एजुकेशन का बैच भी हमारे पास उपलब्ध है। 15 अप्रैल से हमारी जो कक्षाएं कब से शुरू हो रही है, 15 अप्रैल से हमारी पेड कक्षाएं शुरू हो रही। साथियों आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अभी जुड़ने के लिए आपको कूपन कोड बता रहा हूँ, BET, है ना, बेट 2026 आपको अप्लाई करना है और ये कोर्स मात्र 2300 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसकी फी आपको 5100 रुपए दिख रही है, इसे केवल और केवल 2300 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के प्रतिपादन में चेतना का वह स्तर, क्या कह रहा है, फ्रायड के प्रतिपादन में चेतना का वह स्तर जिसमें विचारों की स्मृतियों की पहुंच आसानी से होती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इन फ्रेडियन फॉर्मुलेशन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच मेमोरीज ऑफ थॉट्स आर रेडिली एक्सेसिबल इज कॉल्ड। चेतना स्तर कहलाएगा, कॉन्शियस लेवल कहलाएगा, प्री कॉन्शियस लेवल कहलाएगा, अनकॉन्शियस लेवल कहलाएगा, या फिर आपका सुप्रा कॉन्शियस लेवल कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि कॉन्शियस जो है ना, या जो चेतना के विषय में जब फ्रायड बात करते हैं तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि वो केवल 3 लेवल की बात करते हैं, चेतन स्तर, पूर्व चेतन स्तर और अचेतन स्तर। अच्छा समझिए, अगर हम चेतन स्तर, पूर्व चेतन स्तर और अचेतन स्तर के विषय में बात करने चले तो एक तो ये होता है कि ठीक है आपको जरूरत पड़ी तो आपके काम आ जाएगा, एक तो ये है। दूसरा हमारे पास ये होता है कि ठीक है हमें जरूरत पड़ी लेकिन वह मतलब हम एक्टिव मोड में नहीं है। और थर्ड वन वाला है कि हाँ ठीक है हम मैनेज करके उसको काम चला लेते हैं। तो चेतना स्तर है, पूर्व चेतना स्तर है और इसके बाद क्या आपका अचेतना स्तर। जो चेतना स्तर होता है अगर इसकी बात करें तो चेतना स्तर में क्या होता है कि मतलब हमारी ऐसी फीलिंग्स, हमारे ऐसे थॉट प्रोसेस आते हैं जिनके प्रति जनरली हम अवेयर होते हैं ना, जिनके प्रति व्यक्ति क्या होता है, जागरूक रहता है, जिनके प्रति व्यक्ति जागरूक रहता है, जिनके प्रति व्यक्ति
जागरूक रहता है। मतलब हम ये कह लें कि हम बिल्कुल होशो हवास वाली स्थिति में रहते हैं जिन चीजों के प्रति, वो क्या, वो हमारा चेतना स्तर कहलाएगा। ठीक है, पूर्व चेतना की अगर हम बात करें तो पूर्व चेतना के अंदर ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति हम तभी जागरूक होंगे जब हम बहुत सावधानी पूर्वक अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते, कंसंट्रेट करते। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान ही उस पर नहीं जाएगा, हमारा ध्यान उस पर जाएगा, बट व्हेन वी विल ट्राई, जब हम उस पर कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू कंसंट्रेट, जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे तब हमारा ध्यान जाएगा, जिसको हम कहते हैं अर्ध चेतन, है ना, कि शरीर तो यहाँ पर क्लास में है बट माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। तो दिमाग में चल तो रहा है लेकिन अभी हम उसको फोकस्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारे कंट्रोल से निकल गया, हमारे है कंट्रोल में, बट आपको फिर से सेंट्रलाइज होना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं पूर्व चेतन स्तर कहते हैं। मतलब ये कि आप ध्यान को केंद्रित तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे विषय वस्तु जिनके प्रति लोग जागरूक तो होते हैं किंतु जब ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका है पूर्व चेतना। और जो अचेतन कह रहे, जो अनकॉन्शियस कह रहा है, अनकॉन्शियस का मतलब यार नथिंग इज इन योर कंट्रोल, आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, आपके कंट्रोल में कुछ है। जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो आपका कंट्रोल आपके माइंड से लॉस हो जाता है, और जैसे ही आपका कंट्रोल आपके माइंड से लॉस होता है, आप अपने बॉडी से भी कंट्रोल क्या करते, खो देते हैं। बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो किस दिशा में मूव करता है, कैसे मूव करता है, इट गवर्न्स बाय आवर माइंड, ये हमारे मन से या हमारे मस्तिष्क से निर्देशित होता है। जब हम अपने मस्तिष्क के ऊपर ही कंट्रोल खो देते हैं तो फिर बॉडी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। जस्ट लाइक कई बार लोग मादक पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, तो मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद क्या है कि आपका ब्रेन जो है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कुछ देर के लिए क्या हो जाती है, मतलब शून्य सी हो जाती है। तो आपके मस्तिष्क को ही नहीं पता होता क्या चल रहा है, मस्तिष्क को नहीं पता तो फिर बॉडी भी इधर उधर कहीं भी पड़ी रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अचेतन के अंदर ऐसे मेंटल एक्टिविटीज आती हैं जिनके प्रति आप अवेयर नहीं होते, जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं, ऐसी गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये 3 फेज है। एक जिसके प्रति आप फुल्ली कंसंट्रेट हैं, फुल्ली अवेयर हैं, वो आपका चेतन स्तर है। जिसके प्रति आप फुल्ली कंसंट्रेट तो नहीं है, अवेयर तो नहीं है, लेकिन हाँ, इफ यू विल ट्राई देन यू विल सक्सीड, अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अचीव कर ले जाएंगे। लेकिन थर्ड वन है जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नो, है ना, वो वाली स्थिति। तो क्वेश्चन क्या था कि फ्रायड के प्रतिपादन में चेतना का वह स्तर जिसमें विचारों की स्मृतियों की पहुंच आसानी से होती है वो क्या कहलाती है। तो विचार हमारी स्मृतियों तक आसानी से पहुंच जाए ना, वो क्या होता है, वो आपका तो पूर्व चेतन स्तर, तो प्री कॉन्शियस लेवल होता है, जिसमें लोगों को सावधान रहने की जरूरत पड़ती है, तो यह आपका पूर्व चेतन स्तर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या है, कह रहा है कि कथनों का निम्नलिखित, अच्छा वहां यहाँ 133 लिख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर गलत पड़ गया है। तो कथनों का निम्नलिखित में से कौन सा सेट व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं को वर्णित करता है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। विच सेट ऑफ स्टेटमेंट, है ना, विच सेट ऑफ स्टेटमेंट विल डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन। तो किसी व्यक्ति में जो संवेगात्मक बुद्धि होती ना, ये किसके द्वारा दिया गया था, डेनियल गोलमैन के द्वारा प्रस्तुत। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया, डेनियल गोलमैन के द्वारा। हालांकि सिद्धांत तो डेनियल गोलमैन ने दिया था, बट जब बात आती ईक्यू की बात आती, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ईक्यू मैंने लिख दिया, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेयर और सैलोबी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, मेयर और सैलोबी के द्वारा दिया गया था। जब ये सिद्धांत डेनियल गोलमैन ने प्रस्तुत किया, किसका, संवेगात्मक बुद्धि का, जब सिद्धांत प्रस्तुत किया तो कहा देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस
व्यक्ति में जो संवेगात्मक बुद्धि पाई जाती है ना, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? उसके 5 कंपोनेंट कुल मिलाकर होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? उसमें कुल मिलाकर के 5 कंपोनेंट होते हैं। अब यही कह रहा है कि बताइए कि कौन सा सेट व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं को वर्णित करता है? उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, भय और चिंता से लड़ने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, संतुष्टि के भाव को बढ़ाने की क्षमता, दूसरों के दृष्टिकोण को देखने की क्षमता, पूर्व अनुभवों से सीखने की क्षमता। पहली बात समझिए, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता, यस डेफिनेटली। जब 5 कंपोनेंट बताया गया किसमें, डेनियल गोलमैन ने जो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया, उसमें जब इन्होंने 5 कॉन्सेप्ट को यूज किया, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि हम क्या करते हैं, हम ना मतलब गोल ओरिएंटेड होते हैं, हम पर्पसफुल होकर के काम करते हैं, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, बिना उद्देश्य के कोई आप काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी पोटेंशियल, आपके पास ऐसी इंटेलिजेंस है जो आपके इमोशंस को भी समझती है और आपके सामने जो व्यक्ति उसके इमोशंस को भी समझते हैं। आपके इमोशन को समझ करके आपको बेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है, इन्फोर्स करती है कि आप अपना बेस्ट कीजिए। आपको इस कैपेबिलिटी आपके अंदर इस प्रकार की होती है इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू कि आप अगले की भावनाओं को समझ करके और फिर एक सोशल बिहेवियर को इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो उस आधार पर उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता होती है इमोशनल इंटेलिजेंस में, ठीक है। भय और चिंता से लड़ने की एबिलिटी टू हैंडल फियर एंड एंजाइटी, ये फियर एंड एंजाइटी ने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। बेसिकली होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या उससे लड़ना आप जानते हैं। तो फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला। और उसके बाद कह रहे हैं कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, वो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, ये इसके पार्ट के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन कह रहे हैं कि संतुष्टि के भाव को बढ़ाने की क्षमता, एबिलिटी टू प्रमोट फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाँ ये भी हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है, ये भी आता है। फिर कह रहा है कि दूसरों के दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, एबिलिटी टू सी इंटीगर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर पूर्व अनुभवों से सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। किसकी बात कर रहे हैं? संवेगात्मक बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं को वर्णित करता है। तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि की जो प्रकृति और विशेषताएं है ना, इसके अंदर कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं आता है ना कि आप जो है किसी अमूर्त चिंतन की ओर वो आपको लेकर के जाता है, ठीक है ना, वो किसी अमूर्त चिंतन की ओर आपको लेकर के नहीं जाता है। तो पहली बात, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता आपके अंदर होती है। दूसरा, भय और चिंता से लड़ने की क्षमता होती है। और फिर दूसरों के दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी आपके अंदर होती है। तो इस आधार पे आपको ए ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि की अवधारणा निम्नलिखित में किस परिस्थितियों के संदर्भ में सहायक होगी? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करें, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करें, विल बी हेल्पफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? दूसरों की भावनाओं को समझना, भूमिका पर उत्तरदायित्व को प्रबंधित करना, उन समस्याओं पर गौर करना जो वर्तमान परिस्थितियों से परे हों, या किसी नवीन परिस्थिति से समायोजन करने की क्षमता। तो ये जो आपका एसक्यू की बात करते हैं, जिसको आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, साथियों आप जानते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है ना, वो क्या होता है कि एक जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति से होता है जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब आध्यात्मिक शक्ति की बात की जाती है, आध्यात्मिक व्यवस्था की बात की जाती है, तो वह आध्यात्मिक शक्ति या व्यवस्था किसी व्यक्ति ने उसको देखा नहीं है, किसी व्यक्ति का उससे कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो ये जो इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या करती है? तो बेसिकली वो ऐसी चीजों के विषय में आपको अवेयर करती है, ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियों से परे हों, यानी कि अभी की जो सिचुएशन ना, उससे डिफरेंट जो सिचुएशन निकल करके आती, उनके लिए तैयार करें। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको क्या करना था? थर्ड ऑप्शन आपको सही करना था। आगे बढ़ते एक और प्रश्न है कि भारत में दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों के विकास के संबंध में दिए गए सही क्रम की पहचान कीजिए। फ्रॉम द सीक्वेंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट वन रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। भारत में दूरस्थ शिक्षा के प्रोग्राम को विकसित करने का जो क्रम दिया गया वो आपको ढूंढना है। सबसे पहले क्या हुआ था? क्या मुक्ति ओपन लर्निंग की बात की गई थी, मुक्ति अधिगम की बात की गई थी, पत्राचार पाठ्यक्रम ई अधिगम, दूरवर्ती अधिगम आया, या पत्राचार पाठ्यक्रम पहले आया फिर दूरवर्ती अधिगम आया फिर मुक्त अधिगम आया फिर ई अधिगम आया, पहले दूरवर्ती आया या पहले पत्राचार आया या फिर ई अधिगम? तो देखो, सबसे पहले निश्चित रूप से सबसे पहले आपका क्या आया? सबसे पहले आपका पत्राचार पाठ्यक्रम आया। पत्राचार पाठ्यक्रम जो है ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम के बाद दूरवर्ती अधिगम की बात की गई, डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई।
डिस्टेंस लर्निंग के बाद ओपन लर्निंग की बात की गई और ओपन लर्निंग के बाद ई लर्निंग की बात की गई। वर्तमान में हम जिस जनरेशन में चल रहे हैं उसमें ई लर्निंग फोकस चीजें आपको देखने को मिलती है। तो विकास क्रम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि पहले पत्राचार, पत्राचार के बाद फिर आपका और डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद ओपन, ओपन के बाद फिर आपका ई लर्निंग फॉर्मेट निकल करके आया। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को याद दिला दें कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट 2026 के लिए हमारे पास पेपर 2 के अलग अलग विषय उपलब्ध है। जो विषय हमारे पास उपलब्ध है, उपलब्ध विषयों में आप देख सकते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन और उर्दू, ये विषय हमारे पास क्या है, ये विषय हमारे पास उपलब्ध है, आप जुड़ सकते हैं। साथियों अपने इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। लाइव अगर आपकी छूट जाए तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे, बोर्ड पीडीएफ आपको देंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा और बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज करेंगे जिससे बेहतर प्रकार से विषय वस्तु आपको समझ में आए। हमारी ये कक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। साथियों अगर आप पेपर 2 एजुकेशन के विद्यार्थी तो ये बैच केवल और केवल आपके लिए है। ये बैच न केवल बेट में आपके लिए उपयोगी है बल्कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे साथियों तो उसके लिए भी ये कक्षा आपके अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली, उपयोगी होने वाली है। लाइव क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 15 अप्रैल से हमारी कक्षाएं शुरू होंगी। साथियों वैसे तो कोर्स 5100 रुपए का, पर अगर अभी आप कूपन कोड BET 2026 अप्लीकेबल करते हैं तो साथियों ये कोर्स केवल और केवल आप 2300 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। कितने में? 2300 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे एप्लीकेशन लॉ ऑफिसर एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए और हमारी पेड कक्षा के साथ साथियों आप सभी जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, आज वाली क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी, कल शाम को 6 बजे होगी। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और बेहतर प्रकार से अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। आज के लिए